दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी मॉडल का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के केंद्र में अखिलेश यादव नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ आकर खड़े हो चले हैं। और योगी आदित्यनाथ की अपनी सियासी जमीन गोरखनाथ मठ से निकलती है। और गोरखनाथ मठ की पहचान आरएसएस से नहीं बल्कि हिंदू महासभा से जुड़ी रही है। आजादी के पहले से महंत दिग्विजय नाथ को याद कीजिए या फिर उनके बाद महंत अवैधनाथ को याद कीजिए, और उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ हैं। सियासी और राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी मॉडल अगर गोरखनाथ मठ से निकलता तो शायद उसकी पहचान कुछ और होती। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी गवर्नेंस ने इस देश के भीतर में सियासी जमीन कुछ ऐसी पुख्ता कर दी है कि संघ की विचारधारा भी हाशिए पर चली गई। तो हिंदू सभा कहां मायने रखती है? और जिस तरीके से अयोध्या आंदोलन के वक्त जब जब आरएसएस कमजोर पड़ा, उस वक्त हिंदू महासभा के विचार लिए हुए योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई दिए। और शायद इसीलिए 2017 में आरएसएस पूरे तरीके से योगी आदित्यनाथ के पीछे आकर खड़ी हो गई थी और तभी वह मुख्यमंत्री बन गए। यानी नियम बहुत साफ कहता है कि योगी मॉडल इस दौर में जो होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का लेप होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं उसकी आत्मा हिंदू महासभा या सावरकर के हिंदुत्व के आश्रय होनी चाहिए थी। लेकिन मोदी गवर्नेंस ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया और अब योगी मॉडल जो है वह मोदी मॉडल को आत्मसात कर चुका है। इसीलिए मोदी मॉडल को लेकर योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी उपलब्धियों का खाका रखते हैं तो यह उपलब्धियां कुछ इस तरीके से आर पार लोगों के जहन को कर देती है। जो नहीं भी हुआ है वह भी मान लीजिए, जो हो रहा था उसे भूल जाइए। और रामराज्य की जो परिकल्पना विकास के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने आज खींचने की कोशिश की और अपने 5 साल का कच्चा चिट्ठा जिस तरीके से रखा वह पूरे तरीके से मोदी मॉडल की पहचान है। 2014 से लेकर 2020 तक या कहें 2019 के चुनाव लोकसभा तक मोदी मॉडल की पहचान क्या रही? 2014 में गुजरात मॉडल था, 2019 में गुजरात मॉडल गायब था। 2019 में जो पूरा फलसफा चल पड़ा था तमाम केंद्रीय योजनाओं का, उसके जरिए आंकड़ों को जोड़ा गया, लोगों को जोड़ा गया और कहा गया इतने वोट मिलेंगे और उतने वोट मिले। यही उपलब्धियां अपने तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार बताते रहे, उसमें बार बार उनके जोर से बोलने पर वह फैक्ट्स छुपते चले गए। वो जमीन कहीं ना कहीं ढकती चली गई जहां पर वाकई इस देश के भीतर सवाल था कि इकोनॉमी डावाडोल है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, परेशानी लोगों के माथे पर दिखाई देती है और बेरोजगारी की हद लोगों के पेट से जाकर जुड़ गई है। लेकिन वह मोदी हैं, यह योगी है। योगी का मॉडल क्या वाकई मोदी मॉडल के अनुसार हो चला है? और यह कहीं उन्हें भारी तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर की बीते 5 बरस की परिस्थितियों में आप कोई भी पन्ना खोलिएगा तो आपके जहन में 2-3 अनुगुंज सुनाई देगी, जिसको बोलने की हिम्मत योगी आदित्यनाथ ने अपने मोदी मॉडल में नहीं की। और मोदी मॉडल कभी भी इस बात की इजाजत देता नहीं है कि अपनी कमजोरियों का आप जिक्र कीजिए या अपने दौर के दाग को आप देखने की कोशिश भी कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने 5 बरस के अपने मॉडल को जो रखा है वो पूरे तरीके से मोदी मॉडल के अनुरूप है। और लोगों के भीतर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की पहचान 2 ही है। एक पहचान है ठाकुरवाद और दूसरी पहचान है योगी और मोदी के दोनों के मॉडल का मिला हुआ चेहरा। यानी योगी अपने चेहरे को और अपने असल मॉडल को खो चुके हैं। अब शुरुआत होता है वह कौन से पन्ने हैं जिन पन्नों को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाथरस का रेपकांड याद करना चाहिए? उन्नाव का रेपकांड और उसके बाद हत्या क्या याद करना चाहिए? इस तमाम परिस्थितियों के बीच में अपराधियों को लेकर जिस तरीके से जिन्हें जिन्हें और जिनके घर पर बुलडोजर चलाए गए, उस फेरिस्त में उत्तर प्रदेश के भीतर में एफआईआर की तादाद और हिंसक वारदातों की संख्या में इस दौर में इजाफा क्यों हो गया, शायद कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन हमें लगता है कि आज योगी के मोदी मॉडल को परीक्षण करने का दौर है।
यह एक ऐसा परीक्षण है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि सत्ता के ऊपर निर्भरता अगर पुलिस प्रशासन की हो जाए, सत्ता के ऊपर निर्भरता अगर पूरे तरीके से अदालतों की हो जाए, सत्ता के ऊपर निर्भरता अगर पूरे तरीके से राज्य की उस जनता की हो जाए जो जनता अलग अलग परेशानियों को अलग अलग तरीके से भोग रही है, तो आप क्या कहेंगे? इन सवालों पर गौर करने से पहले आज जब मॉडल रखा जा रहा था तो उस मॉडल की पहचान में हाथरस का जिक्र नहीं था, बलरामपुर का भी जिक्र नहीं था, उन्नाव का जिक्र भी नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का एक रंग आज से नहीं बहुत पहले से रहा है, जिसकी सत्ता होती है उस सत्ता वाली जाति की दबंगई हमेशा से रहती है। और यह नजारा हमें नजर भी आया जब उन्नाव का रेप कांड हुआ या फिर हाथरस का जो कांड हुआ, क्योंकि हाथरस 14 सितंबर 2020 किन किन के नाम सामने आए थे? संदीप, रामू, लवकुश, रवि ठाकुर थे। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से जुड़े हुए थे, वह भी उसी जाति से आते थे जिस जाति के मुख्यमंत्री सत्ता में मौजूद थे। अब यहां पर सवाल है क्या वाकई, लेकिन अपराध की दृष्टि से जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में 2020 का बलरामपुर भी आना चाहिए, क्योंकि बलरामपुर में जो आरोपी थे उसमें शाहिद और साहिल थे। लेकिन हमने कहा ना, जिसकी सत्ता होती है उस जाति की दबंगई होती है। तो ऐसे में हम आपको अखिलेश के दौर में भी लिए चलते हैं। अखिलेश के दौर में बदायूं रेप कांड आपको याद है, 2014 का यह रेप कांड था। उस समय 27 मई 2014 को 2 लड़कियों के साथ रेप हुए थे। कौन थे उसमें यकीनन यादव से जुड़े हुए लोग थे, अवधेश यादव, पप्पू यादव, सर्वेश यादव, 2 कांस्टेबल का नाम भी आया था, छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव। उर्वेश यादव आरोपी थे और कांस्टेबल के तौर पर सर्वेश यादव थे। यानी ध्यान दीजिए, तो जातियों की दबंगई सत्ता के साथ उभर कर सामने आती है। और इस कालखंड में जो भारत के भीतर यह सवाल हो चला है कि जो हिंदू राग सत्ता के अनुकूल गाने की दृष्टि से आता है और कानून अपने हाथ में भी ले लेता है, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और अपनी उपलब्धियों का खाका रखते समय मोदी मॉडल इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी कमजोरियों को छुपा लीजिए, अपने दाग को छुपा लीजिए। शायद इसीलिए इन तमाम सीटों पर हम सफर करें उससे पहले हमें लगता है एक बात का जिक्र और करने की जरूरत है। अपने प्रक्रिया के भीतर, अपने मॉडल के भीतर में भू माफिया यानी जमीन पर कब्जा नहीं हो पा रहा है, इसका जिक्र भी आज योगी मॉडल जो मोदी मॉडल के अनुकूल है उसके तहत किया गया। आपको जानकर हैरत होगी, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि अदालतों में जमीन से जुड़े हुए यानी भू माफिया जो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, जिनकी जमीन पर कब्जा होता है वह अदालत चले जाते हैं, अदालत में मामला लंबित पड़े रहता है। और जब योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में आए तब 7 लाख मामले लंबित पड़े थे जो 2333 स्टेट रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे थे। मतलब नायब तहसीलदार के यहां, तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और इन केसों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और 5 साल से पेंडिंग केस जो थे यानी 1 लाख केस जो थे वह अखिलेश यादव के कालखंड के थे जो विरासत में योगी आदित्यनाथ को मिले। आज जब उन्होंने भू माफिया पर नकेल कसने का जिक्र किया तो हमें लगा कि अदालती कच्चे चिट्ठे को उठाया जाए और अदालत के जरिए जो कच्चे चिट्ठे जमीनों से जुड़े हुए मिले उसमें योगी आदित्यनाथ काल के वक्त में तकरीबन 3,36,251 मामले इसी दौर में जमीनों से जुड़े हुए अदालतों तक पहुंचे। उस पे जिस पे कब्जा किया गया उसको न्याय नहीं मिला। अगर सारे मामलों को जोड़ दीजिएगा तो इस वक्त लगभग 11,60,193 मामले जो जमीनों से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में लंबित पड़े हैं। अब आप कल्पना कीजिए योगी मॉडल क्या खो गया मोदी मॉडल के जरिए अपनी उपलब्धियों को बताने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में कमोवेश अगर 11 लाख केस अदालतों में हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं तो वह लोग योगी मॉडल को कैसे देखेंगे? भूमाफिया के तौर पर देखेंगे या भूमाफिया पर नकेल कसने के तौर पर देखेंगे? दूसरी बड़ी उपलब्धि योगी के जरिए जो मोदी मॉडल की निकल कर आई उसमें उन्होंने जानकारी दी कि प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 94,000 हो चली है, 94,000 हो चली है। अब योगी के जरिए मोदी मॉडल को बताना चाहिए था कि दरअसल देश की भी आय जो है वह 1 लाख से कम हो गई है।
इस दौर में, और वह भी 94,000 करोड़ पर आ गई है। और उत्तर प्रदेश भारत के 28 राज्यों की फहरिस्त में नीचे से दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कैसे इस आंकड़े को बताया जाता है या आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, यह भी एक सवाल है, और यह ऐसे मॉडलों की जरूरत होती है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप ऐसे मॉडल को रखते हैं और चुनाव का वक्त है, लोगों के भीतर गुस्सा है, और आपका मॉडल तो हिंदुत्व का मॉडल था, आपका मॉडल तो हिंदू महासभा और सावरकर की सोच के हिसाब से निकलता था, आपका मॉडल तो किसी दूसरी विचारधारा को, लेकिन आपने गवर्नेंस पर उंगली रख ही डाली। तो गवर्नेंस की परिस्थितियों में आपने प्रवासी मजदूर 40 लाख इनको किस तरीके से सहूलियत दे दी, इसका भी जिक्र कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का सच क्या है? जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में, अगर इन 40 लाख लोगों को ही माने, हालांकि लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर देश भर से उत्तर प्रदेश में जो पहुंचे थे, उनकी संख्या 1.25 करोड़ के लगभग थी। और यह डाटा केंद्र सरकार के जरिए निकल कर आया किस तरीके से देश भर में उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर काम करने निकलते हैं, और लॉकडाउन के दौर में जब वो लौट रहे थे तो किन विपत्तियों का सामना उन्हें करना पड़ा, और जब वो काम के लिए मनरेगा से भी जुड़े तो उन्हें वहां भी काम नहीं मिला। उनके दिल पर भी आपने नमक छिड़क दिया, क्योंकि मोदी मॉडल इस बात की इजाजत देता है कि आप बढ़ चढ़ कर जो बोलना है बोलते चले जाइए। गन्ना किसानों को लेकर जिक्र कर दिया गया कि 1,57,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह नहीं कहा गया कि मिलों को भुगतान किया गया है, बोला गया गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। तो गन्ना किसानों के ऊपर 1,57,000 करोड़ का अगर भुगतान हो जाए तो फिर भूल जाइए उनको किसी भी तरीके की कोई जरूरत है, क्योंकि अभी भी उनका जो लगभग 15-17 हजार करोड़ रुपया फंसा पड़ा है, और किसान उस पैसे को लेने को आहत है और आंदोलन करने के लिए बेताब है। अगर ये वाकई पैसा दे दिया जाता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी आदित्यनाथ नायक हो जाते, लार्जर देन लाइफ हो जाते। लेकिन मॉडल रखना है और मॉडल को बताना है। इस प्रक्रिया के भीतर में भूमाफिया, प्रति व्यक्ति आय, प्रवासी मजदूर, गन्ना किसान, यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और ध्यान दीजिए, युवाओं के लिए मोदी मॉडल इस बात की इजाजत देता है, आप जो मन चाहे सो कह दीजिए, बेरोजगारी का जिक्र मत कीजिए। यही काम अपने तौर पर मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ ने किया। 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल टैबलेट देने की योजना है। योजना शुरू कब हुई? पिछली 25 दिसंबर को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती का दिन था, उस दिन शुरुआत आपने कर दी। अभी योजना है, लेकिन आपने ऐलान कर दिया। 1.5 लाख श्रमिकों को के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर दी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के भीतर में बीते 2 साल से मिड डे मील भी मिल पा रहा है? स्कूल खुले हैं क्या? नहीं खुले हैं। मिड डे मील जो बच्चों को मिलते थे वो लगभग 87% नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये कौन सी परिस्थिति है भारत के भीतर में, जब शिक्षा भी पेट से जुड़ जाए और बच्चों की शिक्षा मिड डे मील से जुड़ी हुई हो, तो फिर कल्पना कीजिए कि आप जिन बातों को कहते हैं वो कहीं ना कहीं घाव की तरह हर जगह पर वह रिसते हुए घाव में एक लिहाज से मिर्च डालने का काम करता है। क्योंकि यह तिलमिलाहट जो है शायद शहर में बैठे हुए लोग ना समझ पाए, लेकिन ग्रामीण जीवन में लोग समझ पाते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि इन उपलब्धियों का खाका जिस रूप में रखा जाता है वह चौंकाने वाला नहीं है, वह असंवेदनशील परिस्थितियों को जीने वाला है। इसीलिए यह चुनाव पूरे तरीके से योगी मॉडल को लेकर है, योगी के मोदी मॉडल को लेकर। इसमें अखिलेश कहीं नहीं है, क्योंकि इस फहरिस्त में आप जब जानकारी देते हैं 2 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर दे दिए गए। जो हालात है हर जगह उज्ज्वला योजना को लेकर, जो परेशानी और सबब है, सिलेंडर क्या काम कर रहे हैं और लकड़ियां कैसे जल रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जो किसानों से अनाज खरीद का डाटा दिया गया 794 लाख मीट्रिक टन, अगर इतना खरीदा जाता तो पंजाब के बराबर आकर उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाता। क्या यह संभव है? लेकिन मॉडल है, मॉडल हमको बतलाना है। जो निवेश किया गया, निवेश का आंकड़ा आप एक महीन तरीके से बताते हैं 4,68,000 करोड़। उसके बाद उससे भी ज्यादा महीन तरीके से बताते हैं कि दरअसल हमने MOU साइन किया है, यानी निवेश हुआ नहीं है, हमने नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, किसी जगह कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये मॉडल की परिकल्पना जो है यह डराने वाली है उन तमाम जगहों पर लेके, जैसे 3 करोड़ मजदूरों के भरण पोषण का जिक्र है, और इसी प्रक्रिया के भीतर में 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है, उसका भी जिक्र है। 9 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य
बीमा योजना के दायरे में लाने का जिक्र है, लेकिन इस बात का कतई जिक्र नहीं है कि जब लोग बीमार पड़े, ऑक्सीजन नहीं मिला, परेशानी भुगत रहे थे, तो ना दवाई थी, ना ऑक्सीजन थे, ना सरकार थी। सरकार उसके बाद निकली, सरकार उसके बाद उन परिस्थितियों को समझने निकली जब दुनिया भर में उत्तर प्रदेश की तस्वीर चस्पा हो चुकी थी। जो गंगा किनारे तैरती हुई लाश या दबे हुए अध दबे शव जो थे, वह पूरी दुनिया ने देख लिया। सवाल यह है कि यह मॉडल क्या वाकई योगी मॉडल है, या योगी भी मोदी से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वह भी मोदी मॉडल की तर्ज पर योगी मॉडल को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने की परिस्थितियों को जन्म तो नहीं दे पा रहा है। क्योंकि 2014 से 2022 मोदी काल के 8 साल हो गए, 2017 से 2022 योगी काल के 5 बरस हुए हैं। इस 5 और 8 बरस में के भीतर में अगर आप मोदी मॉडल की तर्ज पर योगी अपना मॉडल रखेंगे तो उसका सच क्या है? उसका सच यह है कि इस दौर में कितनी बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर में 20 से 24 साल तक की उम्र का बच्चा, यानी जो 20 साल का होगा, वह योगी के दौर में सीएम बनने के बाद ही उसने वोट देना शुरू किया, तो पहली बार वोट देगा योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो 20 से 24 को उसी दायरे में ले आइए। 32 लाख युवा बेरोजगार है 20 से 24 साल का। 25 से 29 का तकरीबन 12 लाख युवा बेरोजगार है। जो 18 और 19 साल के लोग हैं, उनकी जो बेरोजगारी का आलम है वह तकरीबन 3 लाख है। सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 45 लाख के लगभग लोग जो हैं, जो युवा तबका बेरोजगार है, वो किसको वोट देगा, या उसके दिल में कौन सी परिस्थिति उठेगी जब वो तुलना कर रहे हैं कि हमने लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार दे दिया और यहां पे 42 लाख लोग पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि यह शायद रामराज्य की परिस्थितियों को खींचने की कोशिश की गई है कागज पर, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसको जमीन पर लोग लगातार भोग रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, इसीलिए यह डरावना सच है। और यह बेरोजगारी का संकट और जिस तरीके से सत्ता के ऊपर निर्भर पुलिस और प्रशासन की परिस्थितियां हैं, वह भी डराने वाली है। डराने वाली इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का सच यह भी है कि अगर निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक आप चले जाइएगा तो जितने केसेस लंबित पड़े हैं उसमें हर तीसरा आदमी किसी ना किसी केस के साथ जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इतनी बड़ी तादाद में केस पेंडिंग है और उत्तर प्रदेश के भीतर में यह माना जाता रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में यह माना जाता है, राजनीति प्रभावित करती है पुलिस को, गवर्नेंस को, प्रशासन को, और यह स्थिति होते होते अदालतों तक पहुंच जाती है। क्योंकि आखिर में चीजें तो राजनीतिक तौर पर ही रास्ता खोजेगी। तो क्या जब आप मॉडल रखते हैं तो मॉडल रखने की प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी का मॉडल इसीलिए किसी राज्य को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है। तो एक राज्य दूसरे राज्य से पूछता है तुम्हारे यहां ऐसा हुआ क्या, तुम्हारे यहां ऐसा हुआ क्या। गुजरात कहेगा हमारे यहां तो शानदार चीज है, मध्य प्रदेश कहेगा हमारे यहां तो शानदार चीज है, लेकिन झटके में बिहार भी कहने लगेगा हमारे यहां भी कुछ ठीक हो चला है जब से मोदी मॉडल आए। लेकिन उत्तर प्रदेश भी तब कह रहा होगा बड़ा शानदार मॉडल है। लेकिन उन सब के बीच बंगाल में पूछिएगा, पंजाब में पूछिएगा, आप हरियाणा में पूछिए, हरियाणा में भी कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह अपने तौर पर राजस्थान हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, वहां पर या केरल हो, वहां पर यह मॉडल मोदी मॉडल धूमिल हो जाता है। लेकिन सवाल है योगी मॉडल बीते 5 बरस में जो काम करता रहा उसका जब कच्चा चिट्ठा योगी आदित्यनाथ जी ने आज रखा तो वह लोगों के दिलों को चीरते हुए चला गया। इसीलिए यह बड़ा सवाल हो चला है कि एक तो दबंगई वाला सवाल था, हमको लगता है इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और जहन में आना चाहिए जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हाथरस अब अपने आप में जिला महामाया नगर बना दिया गया है। हाथरस में 2012 में वहां पर जो 3 सीटें थी, उस 3 सीट में जो हाथरस की अपनी सीट जो थी उस पर बीएसपी जीती थी, उसने बीजेपी के कैंडिडेट को लगभग 8,000 वोटों से हराया था। 2017 में बीजेपी जीत गई और उसने बीएसपी के कैंडिडेट को लगभग 70,000 वोट से हरा दिया। अब सवाल यह है कि 2022 में क्या होगा, क्या इतना अंतर रहेगा?
अंतर सिमट जाएगा, अंतर बढ़ जाएगा, या चीजें पलट जाएंगी? क्योंकि हाथरस ने उस दर्द को देखा है। जातीय समीकरण के लिहाज से हाथरस जो है वह बीजेपी के अनुकूल फिट बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी पिछली बार के समीकरण में वह 17,000 वोट से जीत गई। हाथरस यानी महामाया नगर जो है उसमें सदाबाद की सीट भी आती है। यहाँ से पिछले 2012 में समाजवादी पार्टी जीती और 2017 में तो हर जगह बीजेपी जीती, तो बीजेपी जीत गई। सिकंदरा राव जो है वहाँ पर बीएसपी जीती थी, इस बार बीजेपी जीत गई। अब सवाल यह है कि इस हाथरस को भौगोलिक तौर पर अगर देखिए तो इसके एक तरफ अलीगढ़ है, दूसरी तरफ एटा है और एक तरफ मथुरा है। ये तीन चारों तरफ से इसी रूप में घिरा हुआ है। मथुरा और एटा तीन तरफ से घेर लेते हैं, अलीगढ़ एक चौथी तरफ से घेर लेता है। जो राजनीतिक परिस्थितियां यहां पर कमोवेश सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अलीगढ़ की 7 सीट अभी बीजेपी के पास है। अब आप एटा में देखिएगा तो 4 सीट बीजेपी के पास है। यानी इस परिस्थिति में क्या मौजूदा वक्त में यह इशू कोई मायने रखता है या नहीं रखता है? मॉडल कहता है भूल जाओ, तो मॉडल ने भुला दिया। जनता कहती है कुछ चीजों को याद रखिए आप, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको इनसे 2-4 हाथ फिर से करने होंगे। और इन परिस्थितियों में जब इन बातों का जिक्र आपसे करते चले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर में रेप से जुड़े हुए मामले हों, महिला अपराध से जुड़े हुए मामले हों, जमीन से जुड़े हुए मामले हों, आपराधिक तौर पे जो मामले हों, सारे मामले जब हमने टटोलने शुरू किए तो इस दौर में जो कालखंड है, खास तौर से अखिलेश यादव और अगर योगी आदित्यनाथ के कालखंड में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मामले, तकरीबन 16,58,999 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और हर कोई ये देख पा रहा है, और उसमें भी जो जानकारी निकल कर आई, गोरखपुर, बनारस, आगरा, लखनऊ, फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, महोबा, गोंडा, अंबेडकर नगर, प्रताप नगर, बलिया, जालौन, ये तमाम जगहों की जो लिस्ट निकल कर आई, जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आपराधिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उसमें 2 सवाल सबसे बड़े हैं। क्या वाकई कोई मॉडल इस रूप में रख दिया जाए कि हमने बहुत शानदार काम किया और जमीन पर वह पोपली जमीन हो, तो चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे या चुनाव किस दिशा में जाएगा? दूसरी बड़ी बात, अगर पहले से चली आ रही परिस्थितियां ही भी वैसी ही रही हो और सत्ता बदलने के साथ साथ सिर्फ शिफ्ट हो जाती हो परिस्थिति, कल तक कौन प्रभावित था अब दूसरा प्रभावित होगा, कल तक इसकी दबंगई थी अब इसकी दबंगई हो जाएगी, इन परिस्थितियों के आसरे चलेंगे तो चुनाव धीरे धीरे आपको लापता होता हुआ नजर आएगा। जैसे पहले फेज में जहां पर चुनाव होने हैं, जो 55 सीटें हैं, आपको जानकर हैरत होगी हर चौथा उम्मीदवार जो है वह दागी है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस है हर 4th कैंडिडेट पर, और 92% कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं या करोड़पति भी है, और उन 92% करोड़पतियों में से लगभग 30% जो है दागी भी है। तो हम एक ऐसी प्रोसेस में आ गए हैं जहां पे कौन सा मॉडल काम करना चाहिए या कौन सा मॉडल गलत हो रहा है, यह योगी आदित्यनाथ के आज के जो मॉडल को दिया गया है उसकी परीक्षा और किसी ऐसी टेस्ट की तरह परीक्षा मार्च में होनी है। आखिरी सबसे बड़ा सवाल जो है, योगी आदित्यनाथ जिस सियासी और जिस राजनीतिक समझ से निकले, संयोग से मोदी के कालखंड में ही उनका उदय होता है, और मोदी के साथ उनकी जब तस्वीर आती है तो इसे कॉकटेल माना जाता है डेवलपमेंट और भगवा यानी हिंदुत्व के साथ। लेकिन इस हिंदुत्व की प्रक्रिया के भीतर में जो आरएसएस और हिंदू महासभा का एक अपना अंतर्विरोध था, बहुत एग्रेसिव थे सावरकर। आरएसएस और हेडगेवार उतने एग्रेसिव नहीं थे, वह सबको साथ लेकर चलने की लगातार सोचते थे, क्योंकि उनको धीरे धीरे समाज के भीतर में राजनीतिक जमीन भी खड़ी करनी थी और राजनीतिक जमीन को अपनी विचारधारा से डिगना भी था, और यह विचारधारा से डिगने की प्रक्रिया के बाद ही सत्ता मिलती है। इसको बाखूबी अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा और मोदी ने आत्मसात कर लिया। अब सवाल दूसरे मॉडल का था जो हिंदू महासभा या आरएसएस के जरिए निकल कर आ रहा था। यह भी वैचारिक तौर पर अब उसी गवर्नेंस को आत्मसात करते हुए आंकड़ों को गिनाना चाहती है और उसे विचारधारा बताना चाहती है कि रामराज्य और हिंदू का मॉडल यही है। यह सबसे बड़ी दिक्कत हो चली है मौजूदा वक्त में। यानी क्या वाकई ऐसी परिस्थिति की सुगबुगाहट हो सकती है आने वाले वक्त में कि योगी उत्तर प्रदेश जीत जाएं और उसके बाद दिल्ली के दावेदारी पर आ जाएं, या उनको दिल्ली की दावेदारी में खड़ा कर दिया जाए, या फिर योगी चुनाव हार जाएं
और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली की दावेदारी बरकरार रहे, या फिर यह मिला जुला कॉकटेल आने वाले वक्त में बीजेपी और आरएसएस को दोनों को ही दफन करने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दे। यह सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों परिस्थितियों में हमने कहीं भी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, बीएसपी, कांग्रेस किसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह चुनाव जनता और योगी का है। इस चुनाव के केंद्र में योगी मॉडल, जो मोदी मॉडल से प्रभावित है, वह आकर खड़ा हो गया है और तय जनता को करना है। इसीलिए शायद जीत और हार बीजेपी की होनी है, योगी की होनी है। उसके आश्रय कोई दूसरा जीत जाए, कोई दूसरा हारा हुआ मान लिया जाए, यह एक अलग बात है। लेकिन पूरा मॉडल जो उत्तर प्रदेश का बन के तैयार है, उसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, जो मोदी मॉडल को आत्मसात करते हुए आपके सामने रखकर बतला रहे हैं, हर क्षेत्र में हमने कमाल का काम किया है। तो देश के 22 करोड़ लोग ऐसे रामराज्य की परिस्थितियों को जी रहे हैं जिससे भारत अभी तक अछूता है ना कमाल की चीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।